गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। दोस्तों, क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक 3:34 हुए हैं। क्लास 4 मिनट देर से शुरू हो रही है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन। और सीटेट इस बैच में, नए नवेले बैच में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। I'm अभिषेक सुमन और मेरा नाम अभिषेक सुमन है। और आपके तो सीटेट का एग्जाम है जिन जिन लोगों के हैं पेपर 2 में आपको एसएसटी भी पढ़नी है भाई। तो एसएसटी में आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। तो आपकी हिस्ट्री और सिविक्स का ध्यान रखने के लिए ही मुझे यहाँ पर भेजा गया है। तो आपका जो एसएसटी पार्ट रहेगा पेपर 2 सीटेट में, उसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से मेरी रहेगी। और मैं देखता हूं यहाँ पर मौजूद हुए हैं कुछ स्टूडेंट्स। निमी खान, रस्मा, अमी कुमार, अंशिता चौहान, रश्मि शर्मा, दिव्या कुमारी, करिश्मा, सुनील गोस्वामी, ज्योति, अनुपम कौशिक, आनंद कुमार, अनुराधा राय, दिनेश कुमार, एकता शर्मा, मनशा कुमारी, भूपेंद्र जैनव, केशव कुमार। आइए जी, सारे के सारे लोग यहाँ पर जल्दी से मौजूद हो जाइए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, जैसे ही मैंने आपके नाम लेने शुरू किए, आपने और कमेंट करने शुरू कर दिए और मुझे पता चल गया यहाँ पे और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। आप सभी लोगों का सीटेट के इस नए बैच में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि सीटेट का एग्जाम 1 दिसंबर को है। कहने का मतलब है बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं है। आधे से ज्यादा महीना तो सितंबर का भी निकल चुका है। तो आप ये मान के चलिए आपके पास लगभग अधिक से अधिक 2.5 महीना है, इसमें आपको तैयारी करनी है अपने सीटेट के एग्जाम की। और आप जानते हैं कि जो सीटेट का एग्जाम है, जिन जिन लोगों ने पेपर 2 देना है, तो पेपर 2 में आपको एसएसटी भी अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, तो आपकी एसएसटी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। एक तो हिस्ट्री भी मेरे पास रहेगा, जो इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़नी होती है सीटेट में, और साथ में जो पॉलिटी यानी कि जो सिविक्स का पार्ट रहेगा, पॉलिटिकल साइंस का पार्ट रहेगा, वो भी मेरे पास रहेगा। ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स आपके तैयार करवाऊंगा मैं। साथ में ज्योग्राफी भी आपको पढ़नी है, ज्योग्राफी आपको विवेक सर करवाएंगे। ठीक है, तो ये मान के चलिए आपके पास लगभग 70 दिन है ना। वैसे तो है ना, चक दे इंडिया में हमारी जो महिला हॉकी टीम थी, उनके पास 70 मिनट थे, लेकिन आपके पास 70 दिन है। जब 70 मिनट में कमाल हो सकता है, तो 70 दिन में तो कमाल हो ही जाएगा। और ऊपर से ये जो 70 दिन है, इसमें से कई सारे दिन ऐसे भी होंगे, है ना, जो आपके त्योहारों में निकलेंगे। क्योंकि आप जानते हैं त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। रिसेंटली हम गणपति फेस्टिवल से क्या हुए हैं, फ्री हुए हैं। कल से ही श्राद्ध भी शुरू हो चुके हैं। श्राद्ध खत्म होते ही नवरात्रि आ जाएंगे। कहीं पर दुर्गा पूजा होगी, कहीं पर डांडिया होगा, कहीं पर गरबा होगा, कहीं पर रामलीलाएं होंगी। कहने का मतलब है त्योहारों का सीजन भी शुरू हो चुका है। नवरात्रि में आप बिजी रहेंगे, दिवाली आ जाएगी, उसमें बिजी रहेंगे, बीच में करवा चौथ, अहोई अष्टमी, दुनिया भर के त्योहार। ये त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये जो 70 से 73 दिन है, आप ये मान के चलिए इसमें से भी कई सारे ऐसे दिन होंगे जो कि फेस्टिवल्स की वजह से क्या होंगे, वेस्ट होंगे। इसीलिए हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज की जो आपकी क्लास है ना, वो एक इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री का एक परिचय दूंगा, एक इंट्रोडक्शन दूंगा। और अगले ही क्लास से आपका जो सीटेट का सिलेबस है, उसको हम स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, ठीक है, आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, जो आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। सबसे पहली चीज, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, अब जब तक आपका सीटेट का एग्जाम नहीं होगा, तब तक हमारी मुलाकात होगी रोज। ठीक है, यहां पर हमारी रोज मुलाकात होगी।
जिसमें मैं कभी हिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूँ, कभी मैं आपको सिविक्स पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ। ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स मेरे पास रहेंगे। ठीक है। और क्योंकि सर जी मैरिड स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, जी हाँ बिल्कुल मैरिड स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, तभी तो मैंने कहा कि आप करवा चौथ और अहुई अष्टमी भी बिजी रहेंगे, इसलिए तो मैंने करवा चौथ की भी बात की। ये मालूम है यहाँ पर मैरिड स्टूडेंट्स भी हैं, और मुझसे बेहतर कौन जानता होगा, क्योंकि जब से करियर विल पर सीटेट के बैच आ रहे हैं तब से हर सीटेट के बैच में मैं ही पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों। क्या तो परेशान बिल्कुल ना होइएगा, आपका जो सिलेबस है वो हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे, और कोशिश करेंगे पूरी की पूरी की एग्जाम से हफ्ते 10 दिन पहले तक आपका सिलेबस पूरा कर दें, ताकि आप लोगों को हम रिवीजन भी करवा सके, एमसीक्यूज भी करवा सके। और ध्यान रखिएगा, ठीक है, आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण काम करने हैं। एक तो मेरा नाम अभिषेक सुमन है, तो अभिषेक सुमन जीएस नाम से मेरा एक यूट्यूब चैनल है, आपको उसको सब्सक्राइब करना है फटाफट से, क्योंकि सीटेट के एग्जाम के लिए जो एमसीक्यूज हैं या जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो मैं आपके, है ना, आपके बैच में तो मैं तब करवाऊंगा जब हमारा सिलेबस हो जाएगा, लेकिन मैं वो अभी से शुरू कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर भी करवाना। कहने का मतलब, क्योंकि समय कम है हमारे पास, तो मैं करियर विल ऐप पर तो आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन करियर विल ऐप के साथ साथ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ाऊंगा सीटेट के एग्जाम के लिए, जो कि दिसंबर में है। तो इसीलिए आप अभिषेक सुमन जीएस नाम का तो यूट्यूब चैनल आपको दिखे, जहां पर आपको मेरी मुस्कुराती हुई तस्वीर दिखे, आप उसको फटाफट से क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और आपको करनी है। आप जानते हैं कि जो सीटेट का सिलेबस है, जो सीटेट का करिकुलम है, वो पूरी तरीके से एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उस पर बेस्ड है, वो एनसीईआरटी की सिलेबस से ही बेस्ड है। तो हम यहाँ पर जो भी करेंगे, हम यहाँ पर जो भी डिस्कस करेंगे या जो भी पढ़ेंगे, वो सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड होगा, डेफिनेटली वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं, आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स होनी चाहिए, आपको अपने पास एनसीईआरटी की किताबें रखनी है। अब चाहे वो आप पीडीएफ फॉर्म में रखें, सॉफ्ट कॉपी, चाहे वो ऑथेंटिक आप किताब ले लें। आप में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी, भाई मैं आपको स्टूडेंट कह रहा हूं, लेकिन एक्चुअली आप भी जानते हैं कि आप स्टूडेंट्स नहीं हैं, आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, इसका मतलब यू आर एलिजिबल टीचर्स। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी किसी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग भी कर रहे होंगे, शायद हो सकता है घर में ट्यूशंस दे रहे होंगे। तो कहने का मतलब यह है, आपको स्टूडेंट्स कहना थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए आप सारे के सारे टीचर्स ही हैं। और मैं समझता हूं कि, है ना, अगर आपको टीचर बनने के योग्य बनना है, सीटेट क्वालिफाई करना है, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपने पास एनसीईआरटी बुक्स रखें, सिर्फ और सिर्फ क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8। मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, आपके पास हिस्ट्री की बुक भी होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि हमारे हिस्ट्री की किताब का क्या नाम है, आर पास्ट, यानी कि हमारे अतीत। ये पुस्तक, ये बुक आपके पास होनी चाहिए, तीनों क्लासेस की, 6th 7th 8th। ठीक है। इसके अलावा अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें, अगर हम पॉलिटी की बात करें, तो आप जानते हैं हमारी बुक का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन। ये किताबें भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना, आपको इन किताबों का कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जब आपके पास टाइम हो या जब आप फ्री हो, जब आपके पास करने के लिए कुछ ना हो, इवन जब आप रात को हर काम से फ्री होकर सोने के लिए चले जाएं, तो सोने से पहले, ठीक है, तो सोने से पहले आपको केवल और केवल इन एनसीईआरटी की किताबों को क्या करना है, रीड आउट करना है, इनकी रीडिंग करनी है। ये मान के रीडिंग कीजिएगा कि आप,
है ना। समर वेकेशंस में जैसे हम लोग बचपन में चंपक पढ़ा करते थे, चंपक में कहानियां हुआ करती थी, तो हम बिल्कुल उसी तरीके से इनको क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे। जॉइंट फैमिली कोई दिक्कत नहीं है, 2 ईयर ओल्ड बॉय बेबी कोई भी दिक्कत नहीं है। स्टडी पर फोकस, प्रेशर बहुत सर जी मोटिवेट करते रहे, प्लीज रिक्वेस्ट है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे मालूम है आप लोग सीटेट की तैयारी करने के लिए आए हैं, और सीटेट की तैयारी करने के लिए है ना यहाँ पर जितने, है ना, यहाँ पर ये एक इकलौता ऐसा बैच होता है सीटेट का जिसमें बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, ठीक है, जिनकी पढ़ाई करते करते शादियां हो गई, शादी होने के बाद बच्चे हो गए, घर बार हो गए, जिम्मेदारियां हो गई, और फिर जब वो सारी की सारी जिम्मेदारियों से घिर गई, चारों तरफ से फैमिली का प्रेशर आ गया, तो कहीं ना कहीं एक दिन ये खुद रियलाइज हुआ कि यार जो मैंने कई सालों पहले करने की ठानी थी और कर गुजरने की ठानी थी, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। शायद हो सकता है घर वालों के फैमिली प्रेशर की वजह से आप लोगों ने शादी कर ली हो, आपके बच्चे हो गए हो, फैमिली हो गई हो, जो भी कुछ हो गया, ठीक है, आज तक जो भी कुछ लाइफ में हुआ है उसको भूल जाइए। अब आगे जो होना है और आगे जो आपको करना है, बस उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत है, और वही सोचना है। 1% भी डिमोटिवेट होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल आपको इस क्लास ओवर होने के तुरंत बाद सब्सक्राइब करना है। मेरा यूट्यूब चैनल आपको मिलेगा अभिषेक सुमन जीएस के नाम से, इसे आपको सब्सक्राइब करना है। इसमें मैं सीटेट की रेगुलर क्लासेस लूंगा, इसमें मैं रिवीजन भी करवाऊंगा, आपके डाउट्स भी लूंगा, और साथ में आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि भाई आप लोगों का और मेरा साथ अब लंबा रहेगा, सिंपल सी बात है, सीटेट का एग्जाम जब तक आप क्वालिफाई नहीं कर लेंगे, क्योंकि अभी जो लास्ट सीटेट का एग्जाम हुआ था, बहुत सारे हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए जो इसी बैच में पढ़ रहे थे, सीटेट के बैच में। सारे के सारे लोग इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे। सारे के सारे स्टूडेंट्स ने, जिन जिन लोगों के सिलेक्शन हुए उन्होंने तो मैसेज करके बताया ही, जिन जिन के एग्जाम क्वालिफाई हुए उन्होंने तो बताया ही, साथ में जिनके नहीं हुए उन्होंने भी मैसेजेस किए और कहा कि सर इस बार रह गया, लेकिन अगली बार मैं किसी भी तरीके से नहीं छोड़ने वाला। तो मैं यही चाहता हूं आप लोगों से भी कि आप डे वन से ही मोटिवेटेड रहें, पॉजिटिव रहें, ठीक है। कोई भी परेशानी अगर चल रही है लाइफ में, फैमिली में, इंडिविजुअली, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कुछ दिनों के लिए भूल जाइए, एटलीस्ट अगले 2.5 महीने के लिए भूल जाइए, ठीक है। अगले 2.5 महीने में आप ये मान के चलिए आपको उतनी मेहनत करनी है जितनी आपने शायद पिछले 5 साल में ना की होगी। अगर आपने ये अगले 2.5 महीने यूटिलाइज कर लिए तो बस उसके बाद आप वारे के न्यारे हो जाएंगे, सीटेट क्वालिफाई आपका हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी टीचिंग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, उसको क्वालिफाई करके आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। इवन सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आप एक अच्छे बड़े प्राइवेट स्कूल में भी जाकर टीचिंग कर सकते हैं। क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, यहाँ पर क्लास लाइव भी चलेगी, लाइव के साथ साथ आप लोगों को क्लासेस के वीओडीज भी मिलेंगे, साथ में नोट्स भी मिलेंगे, सारी की सारी चीजें आपको हम यहीं से क्या करवाएंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। यूट्यूब चैनल आपको अभिषेक सुमन जीएस के नाम से मिलेगा, मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपको मिलेगा, और आपका दूसरा होमवर्क यही है, क्लास ओवर होते ही आपको तुरंत मुझे अभिषेक_सुमन_हिस्ट्री, यहाँ पर आपको मुझे तुरंत फॉलो कर लेना है, और मेरा FB पेज आपको मिलेगा अभिषेक सुमन सर के नाम से। और मेरी FB प्रोफाइल आपको मिलेगी अभिषेक S सुमन के नाम से, ठीक है जी। ये आपका होमवर्क है, आपको तुरंत कर लेना है आज की क्लास ओवर होते ही। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए कह रहा हूं ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें, क्योंकि अगले, है ना, अगले 2.5 महीने जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं होगा,
हम लोगों के बीच में कनेक्शन बना रहेगा, इंटरेक्शन चलता रहेगा, प्रॉब्लम तो शेयर होती रहेंगी, ये बहुत जरूरी है। ठीक है सर, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी? जी बिल्कुल मिलेंगी, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, लाइव क्लासेस भी मिलेगी, वीडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो क्लासेस भी मिलेंगी आपको। साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे, साथ में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। सारी की सारी चीजें यहाँ पर कवर होंगी, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर मेरा सीटेट जुलाई में क्वालिफाई हो चुका है करियर विल के सभी टीचर्स की वजह से, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सर बुक लेना जरूरी है बेटे, आप बुक ले भी नहीं सकते हो अगर आप बुक लेना भी नहीं चाहते हो। ठीक है, आप एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे ना, वहां पर फ्री में डाउनलोड हो जाएगी पूरी की पूरी एनसीईआरटी की किताब पीडीएफ फॉर्म में। मैंने आपसे कहा ना, आपको जब भी टाइम मिले ना, जब भी आपको टाइम मिले, आप तुरंत क्या कर लीजिए, उसे रीड आउट कर लीजिए जब भी मिले। सर आज सिलेबस डिस्कस कर दीजिए, मैं आपको बता देता हूं। आपका जो सीटेट का सिलेबस है, मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली सीटेट में जो क्वेश्चंस आते हैं एसएसटी में, वो आपके 6th 7th और 8th स्टैंडर्ड के जो चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी की किताबों में, वहीं से आते हैं। कहने का मतलब, जो चैप्टर्स आपके 6th 7th और 8th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की किताब में दिए हैं, बस वही सारे के सारे आपको सीटेट के एग्जाम के लिए क्या करने हैं, तैयार करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में, या इतिहास के बारे में। अब आप जानते हैं, क्योंकि हमें सोशल स्टडीज पढ़ना है, सोशल साइंस पढ़ना है, किसके लिए, अपने सीटेट के एग्जाम के लिए। तो सबसे पहली चीज तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे, भाई आप पेपर 2 दे रहे हैं, और अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो भाई सिंपल सी बात है, आप टीचर भी किस क्लास के बनेंगे, 6th 7th 8th स्टैंडर्ड के आप टीचर बनेंगे। और अगर आप 6th 7th 8th स्टैंडर्ड के टीचर्स बनेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, आपके पास पूरी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए 6th 7th और 8th क्लास की, खासकर एनसीईआरटी की किताबों की। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप एनसीईआरटी बुक्स अपने पास रखिए, उसे रीड आउट कीजिए थ्रू आउट जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। क्योंकि जब आप कल को टीचर बन जाएंगे और स्कूल में पढ़ाने जाएंगे बच्चों को, तो भाई स्वाभाविक सी बात है, आपको एनसीईआरटी की किताबों से ही बच्चों को पढ़ाना होगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में या इतिहास के बारे में। अब जैसे ही मैंने यहां पर लिखा हिस्ट्री, जैसे ही मैंने यहां पर लिखा इतिहास, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई हिस्ट्री का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहली ही बात क्या आती है, हमारा पास्ट या हमारा अतीत। क्योंकि भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कल क्या हुआ था, तो कल क्या हुआ था ये जानना बहुत इजी है। चाहे हम न्यूज़पेपर से जान लें, चाहे हम न्यूज़ चैनल से जान लें, चाहे हम मीडिया से जान लें, यूट्यूब से जान लें, ये बहुत इजी है हमारे लिए जानना कि कल क्या हुआ था। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 साल पहले क्या हुआ था, तो डेफिनेटली इन सारी की सारी चीजों से हमें तब भी पता चल जाएगा क्या हुआ था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आज से 1,000 साल पहले क्या हुआ था, आज से 10,000 साल पहले क्या हुआ था, आज से 1,00,000 साल पहले क्या हुआ था, तो ये कैसे पता चलेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, हमारे अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में ही जो अध्ययन करना है, दैट इज हिस्ट्री, उसी को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। और हमारे बुजुर्गों ने हमें ऐसा बताया है। डेमो क्लास कितने दिन चलेगी सिर्फ यही है डेमो क्लास, अगली क्लास से तो मैं सिलेबस शुरू कर दूंगा आपका। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हमारे बुजुर्गों ने और विद्वानों ने हमें ऐसा बताया है
कि हिस्ट्री इज अ टेक्स्ट, इतिहास एक ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, जो हमें बताता है कि हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि क्या हमारे पास्ट में और अतीत में घटित हुई सारी की सारी घटनाएं ही हिस्ट्री होती हैं, इतिहास होती हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो कौन सी घटनाएं हैं जिनको हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, पास्ट में घटित हुई वो घटनाएं या हमारे अतीत में घटित हुई वो घटनाएं जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, जो डेफिनेटली हुई हैं, जिनके होने के हमारे पास सोर्सेज हैं, जिनके होने के हमारे पास प्रमाण हैं, केवल उन्हीं को आप क्या कह सकते हैं, हिस्ट्री या इतिहास कह सकते हैं। अगर कोई घटना अतीत में घटित हुई है लेकिन उसको जानने का हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं है, कोई स्रोत ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है ना, फिर हम उसको हिस्ट्री कैसे कहेंगे? ये जो हिस्ट्री शब्द है, या आप कह सकते हैं द वर्ड हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, ये एक यूनानी शब्द से डिराइव हुआ है, विच इज नोन एज हिस्टोरिया, जिसे हिस्टोरिया कहते हैं। और हिस्टोरिया का मतलब ही क्या है? हिस्टोरिया मीन्स इंफॉर्मेशन और द नॉलेज गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करके, छानबीन करके हमें जो भी ज्ञान मिलता है, जो भी नॉलेज या इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज हिस्टोरिया इन ग्रीक लैंग्वेज। उसी हिस्टोरिया से डिराइव होकर बना है हिस्ट्री शब्द। और ध्यान रखेंगे, सबसे पहले एक ग्रीक पर्सन, एक यूनानी व्यक्ति ही था जिसने अपनी एक बुक हिस्टोरिका लिखकर अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी थी, या बताया था कि पास्ट में क्या क्या इंसिडेंसेस हुए। और क्योंकि ये काम सबसे पहले किसने किया? हेरोडोटस ने, इसीलिए वी कॉल हेरोडोटस द फादर ऑफ हिस्ट्री। इसीलिए हम हेरोडोटस को क्या कहते हैं? इतिहास का पिता कहते हैं। लेकिन सर हिस्ट्री तो ठीक है, बट पॉलिटिकल पढ़ा नहीं जाता। कोई बात नहीं, अब पढ़ा जाएगा। तो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास्ट में वो इंसिडेंसेस या वो घटनाएं जो डेफिनेटली हुई हैं, जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, जिनके होने के हमारे पास क्या है, सोर्सेज या स्रोत, केवल उन्हीं घटनाओं को हम क्या कह सकते हैं? हिस्ट्री कह सकते हैं या इतिहास कह सकते हैं। लेकिन वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, लेकिन वो कौन कौन से स्रोत हैं जहां से हमें जानकारी मिलती है? किसके बारे में? अपने पास्ट के बारे में, अपने अतीत के बारे में। तो भाई सिंपल सी बात है, या तो वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होंगे, और आप जानते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को ही आप हिंदी में क्या कह सकते हैं? पुरातात्विक स्रोत कह सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या पुरातात्विक स्रोत। सर पॉइंट्स में लिखिए। अलका सिंह, पापा की परी, मैंने आपसे क्या कहा? दिस इज एन इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, ये एक परिचय की कक्षा है, ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है। अभी मैंने पढ़ाना शुरू नहीं करा है, अभी मैंने पढ़ाना ही शुरू नहीं करा बेटे। मैंने कहा ना, मैं अगली क्लास से आपका सिलेबस शुरू करूंगा। अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि हिस्ट्री है क्या। अभी तो मैंने दो तीन शब्द ही लिखे हैं बोर्ड पर, इसमें पॉइंट्स कहां से आ गए बेटे, है ना? तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन सोर्सेस की, उन स्रोतों की जहां से हमें पास्ट या अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं किन किन चीजों को? इंस्क्रिप्शंस को। इंस्क्रिप्शंस का मतलब है हिंदी में आप कह सकते हैं अभिलेख। भाई पत्थरों पर, मेटल्स पर, लकड़ियों पर, रॉक्स पर, केव्स में जो स्क्रिप्ट हमें मिली है लिखी हुई, उन्हीं को क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। इसके अलावा मॉन्यूमेंट्स, स्मारक, कॉइन्स, सिक्के, स्टैचूज, मूर्तियां, सील्स,
यानी कि मोहरें एटसेट्रा, ये सारे के सारे वो सोर्सेज हैं जिनको आप क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं, या जिन्हें आप पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। और आप जानते हैं कि ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, इनको खोजने का काम, इन पर रिसर्च करने का काम, इनको मैनेज करने का काम, इनके रख रखाव करने का काम एक डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, विच इज नोन एज ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। सर ऑर्नामेंट्स, बिल्डिंग्स, पैलेसेस, फोर्ट्स, जी हाँ, ये सारे के सारे ही क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। सर अगर किसी वजह से क्लास छूट जाए तो फिर कैसे देखेंगे? अगर आप क्लास को लाइव अटेंड नहीं कर पाते हैं तो वो क्लास आपके एप्लीकेशन में, आपके बैच में रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी। तो सबसे पहले टाइप के जो सोर्सेज हैं उन्हें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं, या उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। और ध्यान रखेंगे, अगर हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करें, ये सारी की सारी चीजें हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो जहां एक तरफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, वहीं दूसरी तरफ होते हैं लिटरेरी सोर्सेज, या जिन्हें आप हिंदी में कह सकते हैं साहित्यिक स्रोत। और ध्यान रखेंगे, साहित्यिक स्रोतों में, लिटरेरी सोर्सेज में हम इंक्लूड करते हैं उन पुस्तकों को, उन बुक्स को, उन ग्रंथों को जो हमें अतीत के बारे में जानकारी देती हैं या पास्ट के बारे में बताती हैं। और ध्यान रखेंगे, अगर हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो लिटरेरी सोर्सेज भी 3 टाइप के हो सकते हैं भाई। या तो ये रिलीजियस होंगे, या तो ये धार्मिक होंगे, जैसे हमारी रामायण है, महाभारत है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, हमारे उपनिषद, पुराण, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेस। और वही दूसरी तरफ ये नॉन रिलीजियस भी हो सकते हैं, ये गैर धार्मिक भी हो सकते हैं। और अगर हम नॉन रिलीजियस या गैर धार्मिक की बात करें, इसके भी हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, महाकवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम। ये सारी की सारी वो पुस्तकें हैं जो कि नॉन रिलीजियस हैं, लेकिन हमें जानकारी दे रही हैं किसके बारे में, पास्ट के बारे में। तो जहां ये एक तरफ रिलीजियस हो सकती हैं, वहीं दूसरी तरफ ये नॉन रिलीजियस हो सकती हैं। और तीसरे प्रकार के लिटरेरी सोर्सेस कहलाते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स, या जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स, या विदेशी यात्रियों का विवरण। और अगर हम डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स की बात करें, वही आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एंशिएंट पीरियड से ही, प्राचीन काल से ही हमारे देश में समय समय पर कुछ फॉरेनर ट्रेवलर्स आए, कुछ विदेशी यात्री आए, जिन्होंने कुछ समय भारत में आकर बिताया। उसके बाद वो अपने अपने देशों में वापस लौट गए, और वहां जाकर जब उन्होंने अपनी जर्नी को डिस्क्राइब किया लिखित रूप में या रिटन फॉर्म में, उसमें जमकर बखान किया किसके बारे में, हमारे देश के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में, भारत के बारे में। इसके हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप जानते हैं, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज चंद्रगुप्त सेकंड, और चंद्रगुप्त सेकंड के ही राइन में या शासनकाल में अ फेमस चाइनीज ट्रेवलर पायान अराइव्ड इंडिया। In the ruling period of Samrat Harshvardhan, a famous Chinese traveler Hu Ensang arrived in India, who wrote a famous book named Siyuki.
और उसी सीयूकी से हमें जानकारी मिलती है कई सारी बातों के बारे में जो कि सम्राट हर्षवर्धन से रिलेटेड है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी और दिल्ली सल्तनत में शासन कर रहा था तुगलक वंश का सुल्तान सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, तो आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में प्रसिद्ध अफ्रीकन ट्रैवलर मोरक्को से भारत आया जिसका नाम था इब्न बतूता। और इब्न बतूता के ही द्वारा एक फेमस बुक लिखी गई विच इज नोन एज रेहला। और रेहला नामक बुक से ही या पुस्तक से ही हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं किसके बारे में, ध्यान रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश और दिल्ली सल्तनत के बारे में। कहने का मतलब ये एक ऐसा सोर्स है जो हमें एक फॉरेनर ट्रैवलर ने दिया है, एक विदेशी यात्री ने दिया है। क्लियर हो गई बात? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। कभी अलबरूनी भारत आया महमूद गजनवी के साथ, और महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी आया, और अलबरूनी के ही द्वारा एक फेमस बुक लिखी गई किताबुल हिंद, या जिसे हम तहकीक हिंद कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में कोई भी घटना घटित हुई है और वो घटना इन दोनों कसौटियों से किसी भी एक कसौटी से खरी उतर जाती है या दोनों से ही खरी उतर जाती है, तो आप उसे बाइज्जत बाअदब हिस्ट्री कह सकते हैं, इतिहास कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई अतीत में घटना घटित हुई है लेकिन उसके होने का हमारे पास किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके का कोई प्रमाण ही नहीं है, कोई सोर्स ही नहीं है, कोई स्रोत ही नहीं है, तो फिर आप उसे हिस्ट्री नहीं कह पाएंगे। फिर तो वो केवल एक अतीत है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब अगली महत्वपूर्ण बात, क्योंकि मैंने आपको कहा कि आपको सीटेट के एग्जाम के लिए केवल 6th 7th और 8th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो तैयार करनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको अपने सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पढ़नी है केवल इंडियन हिस्ट्री, केवल भारतीय इतिहास। कहने का मतलब जो हिस्ट्री, जो इतिहास आपके सीटेट के एग्जाम में पूछी जाती है या पूछा जाता है, वो केवल और केवल इंडियन हिस्ट्री है, भारतीय इतिहास है। तो हम पढ़ेंगे केवल इंडियन हिस्ट्री या केवल भारतीय इतिहास। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो भारत का इतिहास है वो 3 पार्ट्स में क्या है, डिवाइडेड है। याद कीजिए 6th स्टैंडर्ड में हमारी हिस्ट्री की बुक है आर पास्ट वॉल्यूम 1, हमारे अतीत भाग 1, और उस पूरे के पूरे 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की किताब में हम पढ़ते हैं हिस्ट्री का सबसे पहला पार्ट जो कहलाता है एंशियंट हिस्ट्री या एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत। तो हमने हिस्ट्री को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है एंशियंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत, दूसरा कहलाता है मेडिवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत, और तीसरा मेजर पार्ट कहलाता है मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत। इन 3 मेजर पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है इंडियन हिस्ट्री को।
एंशियंट इंडिया प्राचीन भारत, मेडिवल इंडिया मध्यकालीन भारत और मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत। इन तीन पीरियड्स में हम डिवाइड करते हैं इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास को। और आप जानते हैं कि अगर हम इन तीनों हिस्ट्रीज को या इन तीनों पार्ट्स को आपस में कंपेयर करें, आपस में इनकी तुलना करें, तो इनमें सबसे लंबा और सबसे पुराना पार्ट कौन सा है? एंशियंट इंडिया। इसीलिए एंशियंट इंडिया को हम फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहला पीरियड कहलाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, या जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल। सेकेंड पीरियड इज नोन एज प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, या जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। एंड थर्ड मेजर पीरियड और पार्ट इज नोन एज हिस्टोरिक पीरियड। या ऐतिहासिक काल। आज मेरा लाइव क्लास फर्स्ट टाइम है बेटे, सबका फर्स्ट टाइम है, तो प्लीज रिप्लाई कर दीजिए जिससे कि मुझे पता चल सके। क्या पता करना है आपको? कंचन चौधरी, चौधरी साहब क्या पता करना चाहते हैं आप ये बताइए। रे लठ गाड़ दूं, ऐसा कुछ पता करना है क्या आपको भी? क्या पता करना चाहते हैं चौधरी साहब, जल्दी से बताइए। क्लास आगे तभी बढ़ेगी जब चौधरी साहब सेटिस्फाई होंगे। बेटे सबकी पहली क्लास है आज, आज से ही तो सीटेट का बैच शुरू हुआ है। ये आपकी नहीं, सबकी लाइव क्लास है। आप सबके कमेंट्स मेरे सामने आ रहे हैं, मुझे दिख भी रहे हैं, है ना। लेकिन भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं कुछ यहाँ पे चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ध्यान यहीं पे है ना, तो फिर मैं आपकी बात का जवाब कैसे दूंगा, है ना। परेशान मत होइए आप। प्री हिस्टोरिक पीरियड प्रागैतिहासिक काल, ये वो पीरियड है जिसके हमारे पास अवशेष है, लेकिन कोई भी रिटन सोर्स नहीं है, लेकिन कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। कहने का मतलब ये केवल अवशेषों पर आधारित है। इस समय मनुष्य के द्वारा लिपियों का भी आविष्कार नहीं किया गया था। उसी पीरियड को हमने क्या कहा? प्री हिस्टोरिक पीरियड। लेकिन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है जिसके हमारे पास अवशेष भी हैं और साथ में रिटन सोर्सेज भी हैं। लेकिन जितने भी रिटन सोर्स हमें मिले हैं या जितने भी लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं, उन्हें आज तक भी पढ़ने में सफलता हासिल नहीं की जा सकी है। दे आर स्टिल अनआइडेंटिफाइड। और क्योंकि दे आर स्टिल अनआइडेंटिफाइड, इसलिए उनको क्या कहा गया? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। कहने का मतलब मनुष्य के द्वारा लिपियों का आविष्कार कर लिया गया था, मनुष्य ने पढ़ना लिखना शुरू कर लिया था, लेकिन अपने लिपियों में, अपने स्क्रिप्ट्स में उसने क्या करने की या क्या कहने की कोशिश की, क्या कन्वे करने की कोशिश की, वो हम आज तक नहीं समझ पाए। इसीलिए उसको क्या कहा गया? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग लिपियां लिखा करते थे, लेकिन अपनी लिपियों में उन्होंने क्या लिखा ये हम आज तक भी आइडेंटिफाई कर नहीं पाए। और उसके बाद है हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल। ध्यान रखेंगे, हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल वो पीरियड है इसके हमारे पास अवशेष भी हैं और साथ में रिटन सोर्सेज भी हैं, और जितने भी रिटन सोर्सेज हमें मिले हैं उन सब का भी हासिल कर ली गई है। साधना, यू हैव यूज्ड वन वर्ड अवशेष। व्हाट इज दैट? अवशेष का मतलब है रिमेन्स कह लीजिए।
आप रिमेन्स कह सकते हैं। बेसिकली यहां पर हम अवशेषों की बात उन चीजों के लिए कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें जो हमें एक्सकेवेशंस में मिली हैं या उत्खनन में मिली हैं, खुदाई में मिली हैं। ऐसा भी मत कहिए भाई, आप हिंदुस्तानी हैं, आप इंडिया में ही रहते हैं। मैं मानता हूं कि आपकी हिंदी कमजोर होगी, लेकिन इतनी भी कमजोर नहीं होनी चाहिए। सर व्हाट इज लिपियां, स्क्रिप्ट, आराधना? ऐसा तो नहीं है आप कहीं शिकागो विकागो से तो नहीं आए हो? आपका जन्म होनालुलु में तो नहीं हुआ था, या युगांडा में तो नहीं हुआ था? लिपि, लिपि हमारी राजभाषा है और लिपि देवनागरी। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन इज हिंदी एंड स्क्रिप्ट इज देवनागरी। तो आप जानते होंगे हिंदी लैंग्वेज को किस स्क्रिप्ट में लिखते हैं हम? देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं ना। लिपि का मतलब है स्क्रिप्ट। ठीक है, क्लियर हो गई बात? हाँ जी। तो हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है जिसके हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं, रिटन सोर्सेज भी हैं, और सारे के सारे रिटन सोर्सेज को पढ़ भी लिया गया है। अब अगर आप इन तीनों पीरियड्स को आपस में कंपेयर करेंगे, इनकी तुलना आपस में करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सबसे पुराना और सबसे लंबा पीरियड रहा प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल। इसीलिए दैट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू एज। आप हिंदी में कहते हैं पाषाण युग। नाम से ही पता चल रहा है भाई, वो एज, वो युग जिसमें मैन, जिसमें मनुष्य केवल और केवल पत्थरों का इस्तेमाल किया करता था, स्टोन्स या पाषाणों का इस्तेमाल किया करता था। दैट पीरियड इज नोन एज स्टोन एज। लेकिन आप जानते हैं कि मनुष्य ने अपने लिए सबसे पहली कौन सी मेटल, कौन सी धातु खोजी? कॉपर, तांबा। और जब हमने या जब मनुष्य ने पत्थरों के साथ साथ टूल्स या औजार कॉपर के भी बनाने शुरू कर दिए, वी एंटर्ड इनटू चालकोलिथिक पीरियड। तो हम प्रवेश कर गए ताम्र पाषाण काल में। ताम्र पाषाण काल का मतलब है वो काल जिसमें मनुष्य अपने औजार या अपने टूल्स पत्थर और कॉपर दोनों का इस्तेमाल करके बना रहा था। दैट इज चालकोलिथिक पीरियड। मेरा डाउट भी क्लियर करें प्लीज। बताइए यामिनी जी, क्या डाउट है आपका? और उसके बाद तीसरी एज कहलाती है मेटल एज। कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन, जिसको हम कह सकते हैं धातु युग। तो पहले पहले मनुष्य औजार बनाने के लिए केवल पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा था। फिर मनुष्य औजार बनाने के लिए पत्थर और तांबे दोनों का इस्तेमाल कर रहा था। और फिर मनुष्य अपने औजार केवल मेटल या केवल धातु से बनाने लगा। सबसे पहले कॉपर से बनाया करता था, फिर उसने कॉपर में टिन मिलाया तो ब्रॉन्ज बन गया, फिर वो ब्रॉन्ज के भी औजार बनाने लगा। फिर लोहे का आविष्कार हो गया तो फिर लोहे के औजार बनने लगे। मेटल एज में हम कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन तीनों मेटल्स को क्या कर सकते हैं? शामिल। सर प्री हिस्टोरिक और प्रोटो प्लीज दोबारा बता दो, टेंशन मत लीजिए यामिनी। इस क्लास के बाद इस वीडियो को आप कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं। मैंने कहा प्री हिस्टोरिक पीरियड केवल रिमेन्स और अवशेषों पर आधारित है, कोई रिटन सोर्स उसका नहीं है। लेकिन जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है वो रिमेन्स और रिटन सोर्सेज यानी कि अवशेषों और लिखित साक्ष्य दोनों पर आधारित है। लेकिन जितने रिटन सोर्सेज हमें मिले हैं हम उन्हें पढ़ नहीं सके।
अब इन तीनों एजेस में सबसे पुरानी जो एज है वो है स्टोन एज, पाषाण युग। इसीलिए हम स्टोन एज को फर्दर 3 पीरियड्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और वो 3 पीरियड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला कहलाता है पैलियोलिथिक पीरियड, यानी कि प्रापाषाण काल, यानी कि वो काल जिसमें मनुष्य एक शिकारी हुआ करता था, एक आखेटक, एक हंटर हुआ करता था, और जिसका सबसे मुख्य कार्य ही क्या था? फूड गैदरिंग, अपने लिए भोजन इकट्ठा करना, पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाकर जानवरों का वो शिकार किया करता था। इसी पीरियड में मनुष्य के द्वारा आग का भी आविष्कार किया गया था। पीरियड को हमने कहा पैलियोलिथिक पीरियड। धीरे धीरे ह्यूमन ब्रेन की डेवलपमेंट हुई, मानव मस्तिष्क का विकास हुआ, एंड मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन इन मेसोलिथिक पीरियड, और मनुष्य के द्वारा पशुपालन की शुरुआत की गई। ये क्या कहा? मध्य पाषाण काल। अभी अभी यहां पे किसी ने सवाल पूछा, प्रिया तिवारी, प्रिया तिवारी ने पूछा, सर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स किस एज में हुआ था? ये रही वो एज, उसको हम मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं, तो हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। आपके बारे में बहुत सुने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, मेरा नाम आपको सूना सूना लगा, सूना सूना नहीं लगा, इस बात को जानकर मुझे बेहद खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कितना सुंदर वर्ड है सर, आखेटक। जी हाँ, आखेटक। आखेट का मतलब है शिकार, और आगेटक का मतलब है शिकारी। मैंने शिकारी शब्द का इस्तेमाल ना करके, शिकारी थोड़ा अजीब सा लगता है ना सुनने में, नेगेटिव सा वर्ड लगता है शिकारी, मैंने इस्तेमाल कर लिया आखेटक शब्द का, हंटर्स, आखेटक। तो मेसोलिथिक पीरियड ही वो पीरियड है जिसमें मनुष्य के द्वारा पशुपालन की शुरुआत की गई, मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन। और ध्यान रखेंगे, फर्स्ट रिमेन्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन से, मानव अस्थि पंजर के भी सबसे पहले एविडेंसेस हमें किस पीरियड के मिले? मेसोलिथिक पीरियड के ही मिले। और ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे ह्यूमन ब्रेन की और डेवलपमेंट हुई, मानव मस्तिष्क का और विकास हुआ, एंड मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर इन नियोलिथिक पीरियड, और मनुष्य के द्वारा कृषि की शुरुआत की गई। पीरियड को हम कहते हैं नवपाषाण काल। मनुष्य के द्वारा पहिए का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ व्हील, भी नियोलिथिक पीरियड में ही किया गया था। क्लियर हो गई बात? पैलियोलिथिक पीरियड इज बेसिकली अ हंटिंग पीरियड, आखेटक काल। मेसोलिथिक पीरियड इज अ डोमेस्टिकेशन पीरियड, ये है पशुपालन काल। और उसके बाद नियोलिथिक पीरियड, नव पाषाण काल, इज एग्रीकल्चरल पीरियड, ये है कृषि काल। अब आप इन तीनों पीरियड्स को अगर आपस में कंपेयर करेंगे, और इन तीनों पीरियड्स को अगर आपस में कंपेयर करेंगे, तो आपस में कंपेयर करने के बाद आपको पता चलेगा इनमें सबसे पुराना और सबसे लंबा पीरियड रहा पैलियोलिथिक पीरियड। इसीलिए पैलियोलिथिक पीरियड कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। पहला कहलाता है ओवर पैलियोलिथिक पीरियड, यानी कि निम्न का पाषाण काल। बाद मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, हम हिंदी में कह सकते हैं मध्य
प्रापाषाण काल। थर्ड वन, प्रापाषाण काल। ओवर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड और अपर पैलियोलिथिक पीरियड। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, सर पैलियोलिथिक किस काल का पार्ट है? पैलियोलिथिक इज बेसिकली पार्ट ऑफ स्टोन एज। पाषाण युग का भाग है पुरापाषाण काल या पैलियोलिथिक पीरियड। क्या यहां तक की बात सबको समझ में आ गई है? अगर मैं लोअर पैलियोलिथिक पीरियड की बात करूं, ये आज से लगभग 20 लाख साल पुरानी बात है। 20 लाख बीपी का मतलब है, बीपी का मतलब है बिफोर प्रेजेंट। इतने अच्छे से कौन पढ़ाता है सर? मैं पढ़ाता हूं ना, इतने अच्छे से पढ़ाता हूं, इतने अच्छे से। 20 लाख बीपी, बीपी का मतलब है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि आज से लगभग 20 लाख साल पहले का जो पीरियड है, दैट इज लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। समझ गए बात? आज से लगभग 80,000 साल पहले का पीरियड कहलाता है मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड। सर फायर किस पीरियड में डिस्कवर हुई थी? पैलियोलिथिक पीरियड में, ओवर पैलियोलिथिक पीरियड में। थैंक यू सर, सब सही से समझ आ रहा है। अरे टेंशन मत लीजिए, बहुत आसान है। हंसते खेलते ही सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। बस, है ना, सिर्फ जितना मैं आपसे कहूं, मेरी बात पत्थर की लकीर होनी चाहिए। अगर मैंने आपसे कुछ भी करने के लिए कहा, आपका दिन तब तक खत्म नहीं होना चाहिए जब तक आप वो काम ना कर ले। समझ गए? आज तो खैर मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं आपको, स्वाभाविक सी बात है। आज मैंने आपको होमवर्क भी नहीं दिया, सिर्फ वही होमवर्क दिया तो आपके लिए बहुत आसान है करना। बस आपको मुझसे कनेक्ट होना है, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो। अगली क्लास में हम जो भी पढ़ेंगे, बाद में आपको कुछ काम दूंगा करने के लिए, आपको वो करना होगा। बस आपको सिर्फ मेरी बात माननी है। सर बीपी क्या होता है? बेटे यहां पर बीपी का मतलब है बिफोर प्रेजेंट। अगली क्लास में जब हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको सिखाऊंगा कि इतिहास में तारीखों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपकी 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की किताब का जो सबसे पहला चैप्टर है, उसी में सिखाया गया है कि हम तारीखों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। लेकिन ये मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन कर रहा हूं, ये कॉम्प्लीमेंट्री है आपके लिए। यहां पर बीपी का मतलब पता है क्या है? बिफोर प्रेजेंट, यानी कि आज से पहले। अब आप पूछेंगे कि सर इसका मतलब आज क्या है? तो अगर मैं यहां पर आज की बात करूं या प्रेजेंट की बात करूं, एज पर एनसीईआरटी बुक्स ईयर 2000 इज प्रेजेंट। हमारी एनसीईआरटी की किताबों में हमने प्रेजेंट किसको माना है? वर्ष 2000 को। वैसे तो आज 2024 चल रहा है, लेकिन हम प्रेजेंट किसको मानेंगे? 2000 को मानेंगे। और उसके बाद अपर पैलियोलिथिक पीरियड की बात अगर हम करें, तो आज से ये लगभग 35,000 साल पुरानी बात है।
लेकिन पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक का पीरियड, उसके बाद बाकी सारे पीरियड्स वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि मैं आपको वहां पर सिखाऊंगा कि हमें तारीखों का इस्तेमाल कैसे करना है। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखेंगे। ये केवल एक छोटा सा परिचय था, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हिस्ट्री का। तो लोग बाद में जुड़े हैं, लीजिए भाई आज का होमवर्क देख लीजिए। यूट्यूब पे जाकर आपको ये चैनल आज ही सब्सक्राइब करना है। इंस्टाग्राम पे आपको इस प्रोफाइल पे मुझे फॉलो करना है। फेसबुक पेज, फेसबुक प्रोफाइल, सब जगह पर आप कनेक्टेड रहने चाहिए, ताकि अगर आपको मुझ तक कोई भी संदेश पहुंचाना है आप तुरंत पहुंचा दें। अगर मुझे कोई भी औपचारिक घोषणा करनी है पर भी जाकर तुरंत अनाउंसमेंट कर दूं ताकि वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी। अगली क्लास में हम मिलेंगे पॉलिटी के इंट्रोडक्शन में, पॉलिटी का परिचय करेंगे। फिर उसके बाद आपका सिलेबस शुरू, तेजी से स्पीड में चलेंगे और जल्दी से जल्दी आपका जो सिलेबस है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद।